जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये सेकंड लेक्चर है और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। और स्टैटिक्स में इसकी क्या नीड हुई, ये कैसे आया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर लें तो लगता है कि मुझे लेक्चर फिर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी यहाँ हम क्यों पढ़ते हैं। हम किसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप लोग सबको मालूम है कि कोई भी सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो तीन तरीके की, अगर मेनली हम बात करें तो तीन ही हुए तो वैसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम की बात करूँ तो सिस्टम मेनली सॉलिड से और लिक्विड से, या हम कह सकते हैं कि गैस से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम सिस्टम को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो दो तरीके से हम इसे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो सिस्टम यहाँ पर मैं दो तरीके से डिवाइड कर रखा हूँ, और वो पहला क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। बेटे ये दोनों जो सिस्टम हैं इसमें एक और आई का डिफरेंस है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है जो बल्कि हो, जो स्थूल हो, जिनका कुछ शेप साइज हो। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करें और इसमें भी हम ऐसा सिस्टम लें जो इक्विलिब्रियम में हो, और तब हम अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं या इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। याद रहे कि यहाँ पर भी हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो जब कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी इत्यादि, ये सारी चीज़ों का एक स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स से एक नई जो जनरेट होकर आती है उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम बात करते हैं एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल का और आयन का, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हमारा है काइनेटिक थ्योरी। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझने के लिए दो तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि दो तरीके की थ्योरी को यूज करके हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझते हैं। एक काइनेटिक थ्योरी होता है और एक होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो दो तरीके की थ्योरी को यूज करते हैं, टू थ्योरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो थ्योरी हम यूज करते हैं, काइनेटिक थ्योरी और एक क्या होती है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी। अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी की बेटे, तो काइनेटिक थ्योरी बहुत ध्यान से समझना है लेक्चर, ताकि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम क्यों पढ़ते हैं, जबकि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आया कैसे। तो काइनेटिक जो थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली अगर हम किसी मैटर की बात करें या फिर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो तीनों स्टेट में यहाँ भी पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो काइनेटिक थ्योरी में हम मैटर की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें तो बेसिकली वो कितने स्टेट में होंगे, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस।
मेनली हम बात कर रहे हैं, मेनली इन्हीं की बात कर रहे हैं कि मेनली इसी स्टेट में होंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमारा सिस्टम होगा या मैटर या मॉलिक्यूल जो होंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में होंगे। और याद रखिएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम किन बातों को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक थ्योरी में आप लिक्विफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि यानी कि बॉइलिंग को एक्सप्लेन करते हैं, और मेल्टिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विफिकेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि काइनेटिक थ्योरी से हम किसी मटेरियल का, मैटर का, मॉलिक्यूल का मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, लिक्विफिकेशन एंड हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। कौन से थ्योरी को यूज करके? काइनेटिक थ्योरी को यूज करके। या आप ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी सिस्टम का, या इन द सेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल के सेंस पर हम किसी सिस्टम का के लिक्विफिकेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी जब करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके, तो हम उसे काइनेटिक थ्योरी को यूज करके करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। तो यहाँ से आगे और कर दें, आगे क्या है, तो आगे किसी थ्योरी का अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आगे इसी मैकेनिक थ्योरी में आगे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि किसी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और कैसा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो काइनेटिक थ्योरी क्या है आगे कि इफ वी एक्सप्लेन इन द सेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ दैट सिस्टम, किसी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा ये बात, किसी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन अगर हम दे रहे हैं, तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर दे सकते हैं, या दिया जाता है, या यूज करके दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सिस्टम का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन काइनेटिक थ्योरी को यूज करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? थ्योरेटिकल या थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन, थ्योरेटिकली हम क्या करें? डिस्क्रिप्शन देते हैं। किसका देते हैं? किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन अगर हम देते हैं तो काइनेटिक थ्योरी को यूज करके देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं दो तरीके की थ्योरी को यूज करके। नंबर 1 काइनेटिक थ्योरी, नंबर 2 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। काइनेटिक थ्योरी क्या होता है? तो काइनेटिक थ्योरी में भी हम जो मैटर या मॉलिक्यूल यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब फॉर्म में होते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी को हम किस लिए यूज करते हैं? तो लिक्विफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी सिस्टम के, और इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी सिस्टम के यूज करते हैं। काइनेटिक थ्योरी होता क्या है? तो काइनेटिक थ्योरी में हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन देना है, मुझे एक्सप्लेनेशन देना है किसी सिस्टम का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, तो हम क्या यूज करके उसको एक्सप्लेन करेंगे? काइनेटिक थ्योरी को यूज करके हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी सिस्टम का थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन मुझे देना है तो हम यूज करेंगे काइनेटिक थ्योरी। और अगर अब मुझे ये काइनेटिक थ्योरी तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मुझे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देखना है। तो अगर मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर मैं किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, याद रखना, किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वह एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थ्योरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा?
कि सिस्टम का हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, किसका, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, या हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो याद रखना ये कि इफ वी हैव अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड वी कैन एक्सप्लेन of that system in the sense of the mathematical process या mathematical method। तो मैथमेटिकल मेथड को यूज करके या मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से हम उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का। तो हम जिस थ्योरी को यूज करेंगे वो थ्योरी क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में देखते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच को मैं इस सब चीज़ों को स्टडी करता हूँ उसे थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और हम दोबारा देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो थ्योरी की हेल्प पड़ती है। या दो थ्योरी को यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं दो तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का एक्सप्लेनेशन हम कर दे सकते हैं। पहला तो है काइनेटिक थ्योरी को यूज करके, और दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। जो काइनेटिक थ्योरी में भी मैटर और मॉलिक्यूल की वही तीन स्टेट हम जनरली ले लेते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। और काइनेटिक थ्योरी में हम किसी सिस्टम के लिक्विफिकेशन का, किसी सिस्टम के बॉइलिंग पॉइंट का, किसी सिस्टम के इवेपोरेशन का, किसी सिस्टम के मेल्टिंग पॉइंट का, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और काइनेटिक थ्योरी में और क्या कर सकते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी को हम पहचानेंगे कैसे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी में हम किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी सिस्टम का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दें, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दें, तो काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हैं। और अगर किसी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दो तरीके की थ्योरी यूज करती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दो तरीके की थ्योरी यूज करती है, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दो तरीके की थ्योरी यूज करती है। एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और दूसरी क्या है, स्टैटिस्टिक है। याद रखना, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो दो तरीके की थ्योरी को यूज करता है, दो थ्योरी को यूज करता है। एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरा क्या यूज करता है, स्टैटिस्टिक यूज करता है। जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में दोनों में डिफरेंस क्या है। और एक बात बता दें, ये दोनों मैथ के ब्रांचेज हैं, ये दोनों क्या हैं, मैथ्स के क्या हैं, ब्रांच हैं। ये मैथ के दोनों ब्रांच हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक में, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर एक ही जैसे बहुत सारे इवेंट हो रहे हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। याद रहे, फिर से मैं बात एक बार कह रहा हूं कि अगर एक ही जैसे इवेंट बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे एक ही जैसे इवेंट हो रहे हों, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना है कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। और याद रहे कि अगर हमारे पास एक ही जैसे बहुत सारे इवेंट हो रहे हों और उन इवेंट का पास्ट का डाटा, याद रहे इसमें हमने पास्ट का डाटा नहीं कहा था, इसमें बस क्या था कि बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे थे और उनकी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करना है, ये उनकी पॉसिबिलिटी को देख कर आप अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं आप कि बहुत सारे इवेंट फ्यूचर में बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं
और उन इवेंट के अकर होने की पास्ट के डाटा को या पास्ट के डाटा कलेक्शन को आप लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उनका फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी है। फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि उनकी अकर होने की, उस घटना के घटने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे उसकी पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा कलेक्शन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रहे आपको। थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि इफ वन मोर देन, एक से बहुत ज्यादा इवेंट्स आर अकरिंग या इवेंट्स आर हैपनिंग, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स अगर ऐसे हो रहे हों और उन डेटा उसमें जहां पर हो रहे हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो उनकी फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन होता है उनके पॉसिबिलिटी के आधार पर आप करते हैं कि वो आगे क्या पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि उनके पास्ट के डाटा को आप कलेक्ट करते हैं और उन पास्ट के डाटा से आप अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आगे इनकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो उसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो और आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक को कंबाइन करके फिजिक्स में जिस ब्रांच को पढ़ते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। कंबाइन कर दें अगर इन दोनों को, तो इन द कंबाइन फॉर्म वी हैव स्टडीइंग हियर, क्या पढ़ते हैं, फिर उसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे जिसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो शायद अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, क्यों पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी। तो याद रहे कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम दो थ्योरी को यूज करते हैं। वो एक थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है स्टैटिस्टिक। बोथ आर द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। बट हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी हमें ऐसी देखनी है कि बहुत सारी दो से बहुत ज़्यादा इवेंट एक जैसी अगर कहीं पर अकर हो रही हों, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने के लिए हम उनकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि आगे क्या होने वाली है। लेकिन स्टैटिस्टिक में क्या देखते हैं कि उनके पास्ट के डाटा को उठाते हैं और उस डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में इनका क्या पॉसिबिलिटी है, और इसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कंबाइन कर दें इन दोनों को, तो अब कंबाइन फॉर्म में जो हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स की स्टडी करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और अब यही चीज हमें पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हमारा आज का हेडिंग था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग अब। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे अगर हम मैथमेटिकली समझे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे आसपास कोई घटना घट रही है, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा किए होते तो ये घटना न घटती, कुछ ऐसा हुआ होता तो ये घटना घट जाती, ये ऐसा कुछ बातें होती हैं। तो किसी के घटना के घटने का, यानी कि उसके फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को हम, जो ये टर्म होता है मैथ में जब पढ़ते हैं, तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको कि अगर मेरे पास एक सिक्का है और उस सिक्के में, मेरे पास एक सिक्का है, 10 रुपए का एक कॉइन है ये, तो इस सिक्के में दो पहलू हैं, एक को हम बोलते हैं हेड और एक को बोलते हैं टेल। तो अगर मैं इसको टॉस करूं, इसको उछालूं और उछालने के बाद ऐसे छोड़ दूं, तो इसमें हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एक है। अभी मैं पॉसिबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक है। और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी एक है। टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पर अगर टोटल घटना को देखें, टोटल इवेंट को देखें, कितने इवेंट्स अकर हो रहे हैं, तो वो दो हैं, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ये दोनों इवेंट हैं, दो इवेंट हैं। लेकिन क्या एक साथ दोनों आ सकते हैं, हेड या टेल दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं,
अगर हेड आएगा तो हेड ही आएगा, टेल आएगा तो टेल ही आएगा। हाँ, याद रखना, सिक्का ऐसे किसी मटेरियल का ना हो, मिट्टी का हो, गीली मिट्टी का हो, या कुछ ऐसे कार्डबोर्ड या कुछ ऐसा हो कि ऐसे टीन टप्पर का हो कि ऐसे उछाले और नीचे गए गिरा टूट जाए, और ऐसे ऐसे सिक्का ऐसा हो और उछाल दिया, उछालने के बाद आपने देखा कि दो हिस्से में टूट गया, ये गिर गया, तो एक में आधा हेड आ गया, एक में आधा टेल आ गया, तो आप बोल दें कि हेड और टेल दोनों आ गया, दोनों की पॉसिबिलिटी। तो ऐसा सिक्का भी ना हो। अगर हेड आया है तो टूटे उटे ना, हेड आया है तो ऐसे हेड आ सकता है, और टेल आया हो तो ऐसे टेल आ सकता है। तो दो इवेंट हो रहे हैं, दो इवेंट, तो टोटल इवेंट दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। मैथमेटिकली तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यही चीज बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में समझने वाले हैं, और बाद में हम इस चीज को क्या करेंगे, इसी इवेंट को जो भी लेंगे, डाइस लेंगे, तो डाइस को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। डाइस को थ्रो करने के बाद देखेंगे कि उसके 6 फेसेस होते हैं, डाइस के 6 फेसेस होते हैं। किसी एक फेस पर 1 होता है तो जस्ट उसके अपोजिट 6 होगा, किसी एक फेस पर 2 होगा तो जस्ट उसके अपोजिट 4 होगा, किसी एक फेस पर 3 होगा तो उसके जस्ट अपोजिट 5 होगा। तो ऐसे 6 फेसेस होंगे, और हर एक फेस पर कोई एक काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। और जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो कोई ना कोई एक फेस ऊपर आएगा, उस फेस पर कुछ डिजिट आएगा। मान लो वो कोई फेस ऊपर जो आया वो 4 है, तो 4 अब पूरे डाइस के हर एक फेस पर तो नहीं है, एक ही फेस पर है, और वो एक ही फेस ऊपर आ सकता है। तो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1, और 6 कंडीशन बन रहे थे, या तो 1 आता, या तो 2 आता, या तो 3 आता, या तो 4 आता, या तो 5 आता, या तो 6 आता। कोई ना कोई एक फेस ऊपर आता जिस पर कोई एक सर्टेन डिजिट लिखी हुई है। तो अगर मैं 4 आने की प्रोबेबिलिटी कहूं तो 1/6। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6। ऐसे मैं कहूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो मैं कहूंगा 2/6, सॉरी 1/6, 1/6। अरे भाई 2 तो एक ही फेस पर होगा ना। अगर मैं कहूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6, और अगर मैं कहूं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6, और अगर मैं कहूं 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो भी 1/6। तो कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी। टोटल इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 है। ठीक है, 6 कंडीशन से बन सकते हैं। तो किसी घटना की, किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, किसी इवेंट के ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी में जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे उन एग्जाम्पल को हम प्रोबेबिलिटी यानी कि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और बाद में हम उसे क्या करेंगे कि किसी पार्टिकल या सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। किसी पार्टिकल या सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को मैथ के सेंस में नहीं पढ़ना है, हमें उसको फिजिक्स के सेंस में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे पूरा का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कुछ, लेकिन बाद में हम उसी को समझेंगे एक सिस्टम के थ्रू, हम एक पार्टिकल के थ्रू समझेंगे। तो आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, the probability of an event, the probability of an event may be defined as the ratio of the number of cases in which the event occur to the total number of cases, that is जहां पर फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability of an event number of cases in which
number of cases in which the event occurs, total number of cases, हम प्रोबेबिलिटी को P लेटर से लिख रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट इज अकर इसको हम स्मॉल a से लिख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस को हम a प्लस बी से लिख रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि a प्लस बी क्या है। तो a हमारा P हमारी प्रोबेबिलिटी है, a को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि a क्या चीज है। तो इवेंट कैन हैपन है, ये ऐसा मान लेते हैं, इवेंट कैन हैपन्स, ठीक है। और b क्या है कि इवेंट कांट हैपन्स, ये b क्या है, तो इवेंट कांट हैपन्स लिखें और चाहे इसको लिखें कि फेल्स टू हैपन्स। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोई घटना घट रही है, सपोज कर लेते हैं कि कोई घटना घट रही है, कोई घटना घटी, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वो है डाइस है और वो डाइस मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये ऐसे मैं डाइस बना दे रहा हूं। तीन दो पाँच, छठा बना रहा हूं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये पूरे ऐसे भरे हुए हैं, ये सब पूरे ऐसे भरे हुए हैं। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली ये ऐसे ऐसे ये यूं ऐसे भर गए हैं। ये आप ऐसे समझ लो कि ये फेस दिख ही नहीं रहे हैं, ये फेस दिख नहीं रहे हैं, जिनको मैं काला कर रहा हूं ये फेस दिख नहीं रहे हैं, केवल टॉप वाला फेस ही दिख रहा है, केवल टॉप वाला फेस ही दिख रहा है। तो इस टॉप पर एक आ सकता है, कोई एक डाइस है, एक बार फेंका गया, कोई एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, और या तो छह आ सकता है, या तो छह आ सकता है। डाइस को जब फेंकेंगे तो टॉप पर या तो एक आ जाएगा, या दो आ जाएगा, या तीन, या चार, या पांच। कितने टोटल कंडीशन बन रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं जी, कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। और अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही, 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इवेंट कैन हैपनिंग, यानी कि 1 आने की पॉसिबिलिटी टू कम्स 1 ऑन द टॉप ऑफ डाइस, टॉप ऑफ डाइस, डाइस के ऊपरी सतह पर 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही तो है, एक ही तो है। यानी कि एक तरीके से ही डाइस के ऊपर 1 आ सकता है, एक तरीके से ही डाइस के ऊपर 2 आ सकता है, एक तरीके से ही डाइस के ऊपर 3 आ सकता है, एक तरीके से ही डाइस के ऊपर 4 आ सकता है, एक तरीके से ही डाइस के ऊपर 5 आ सकता है, और एक ही तरीके से डाइस के ऊपर 6 आ सकता है, क्योंकि डाइस के हर एक फेस पर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है। ऐसा नहीं कि किसी दो फेस पर सेम डिजिट है। अगर किसी भी दो फेस पर सेम डिजिट होता तो वहां पर अगर मान लो कि दो फेस पर 1 1 है तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी टू कम्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस जो है वो 2/6 हो जाता, क्योंकि 6 कंडीशन बन रहे हैं और दो फेस पर 2 है, तो वहां पर चाहे मतलब एक टॉप ऊपर 1 आता या फिर फेंकते तो किसी और फेस पर भी तो है, तो 2 कंडीशन बन जाती है 1 आने की। तो इस तरीके से तो पॉसिबिलिटी टू कम्स 1 एट द टॉप ऑफ द डाइस 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1 बाई, यानी कि टोटल जो देखिए नंबर ऑफ केसेस इन व्हिच द इवेंट आकर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो 1 पॉसिबिलिटी बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं 6 आ रहे हैं,
तो पॉसिबिलिटी 1 आने की 1/6 हो गई। ऐसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी देखते तो 1/6 है, 3 आने का तो ऐसे सब आने का ऐसे कैलकुलेट कर लेते। मान लो 1 ना आए, 1 ना आए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 ना आने की, इसके ऊपर 1 ना आए, बाकी सारी चीजें चाहे जो भी आ जाए, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितने बन रहे हैं, केसेस कितने बन रहे हैं? तो 1 ना आने की देखिए कितने केसेस बन रहे हैं, 5 केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 केसेस 1 ना आने के बन रहे हैं। टोटल केस कितने हैं? टोटल केस कितने हैं? तो 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कह सकते हैं कि इवेंट्स फॉल टू हैपेंस, 1 मतलब मान लो 1 के लिए अगर हम कहें तो वो कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। तो अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें 1 ना आने की, तो ये कितना बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? 1/6 हो रही है, 1/6 हो रही है। तो अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। समझ में आ रही है बात ना? अब अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे कि 1/6 और प्लस 5/6 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यही तो करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम एक चीज और देखते हैं, नोट पॉइंट में ये भी नोट कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी लाइज ऑन बिटवीन द 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। तो कोई घटना अगर घट रही है तो उसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है ए हो सकता है, कोई घटना घट रही है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर बी हो सकती है। तो टोटल जो नंबर ऑफ केस बनते हैं वो इन्हीं दोनों को ऐड करके बन जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ केस की जगह पर ए प्लस बी लिखा था, और नंबर ऑफ केस यानी कि पॉसिबिलिटी होने की कंडीशन में हमने उसको ए माना था, तो ए बाई ए प्लस बी हो गया। प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी ना होने की, मान लो कि वो नहीं हो रहा है, तब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो P डैश कर देता हूं तो यहां पर B बाई ए प्लस बी हो जाएगा। याद रखना, किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी है ये, किसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी ये है, क्योंकि हमने A को क्या माना है कि इवेंट कैन हैपन, B को क्या माना है, इवेंट फॉल्स टू हैपन, इवेंट नहीं हो रहे हैं जो। तो इस तरीके से यहां पर होगा। तो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में समझना था वो इसका एक शॉर्ट रिव्यू है। आगे हम लोग बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में एक चीज याद रखना, दो लॉ हैं, दो आगे चलकर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन यहां पर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। एक है लॉ ऑफ एडिशन, एक है लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन क्या है? लॉ ऑफ एडिशन क्या है? यहां पर मान लो कि दो घटनाएं घट रही हैं, ए और बी। दो घटनाएं कहीं पर भी घट रही हैं, कैसे भी हो, ए और बी ऐसे घट रही हैं। तो यहां पर ए के घटना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सपोज कर लेते हैं पी ए है, बी के घटना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सपोज कर लेते हैं पी बी है, और टोटल इसका नंबर जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस इसकी जो बनेंगी, इसकी जो केसेस बनेंगी वो कुछ होगा, मान लेते हैं कुछ भी अगर है, मान लो कि वो ए है, और इसके घटना ना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है सपोज कर लेते हैं वो बी है, ऐसे कुछ होगा पी ए, ऐसे कुछ बी है। इसके घटना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है सपोज कर लेते हैं वो बी है, और इसके घटना ना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बी पी बी डैश इक्वल टू बी है। ऐसे कुछ घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, इसको भी डैश कर लेते हैं, इसको भी डैश कर लेते हैं, ये ए डैश कर लेते हैं और इसको बी डैश कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, देखो ए घटना घट रहा है तो घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी ए के, और बी घटना घट रही है तो बी के घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और इसके ना घटने की प्रोबेबिलिटी दोनों। अगर हम लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी को ऐड कैसे करते हैं, तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ए डैश, ऐसे ऐड कर लेते हैं। लॉ ऑफ एडिशन कहता है प्रोबेबिलिटी को ऐसे ऐड कर लो आप, और पी बी अगर हम एक प्लस पी बी ऐसे, तो ऐसे घटनाओं को हम ऐड कर लेंगे। लेकिन दूसरा इसका जो लॉ है प्रोबेबिलिटी का, वो कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि दो घटनाएं हों, ए और बी दो घटनाएं हों, लेकिन ये दोनों घटनाएं याद रहे बेटा साइमुलटेनियस हो, साइमुलटेनियस हो, एक साथ घटना घटे, एक साथ घटना घटे। तो इसके घटना घटने की प्रोबेबिलिटी अगर पी ए है और इसके घटना घटने की प्रोबेबिलिटी अगर पी बी है, तो आपका नेट जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अब घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जा रही थी, लेकिन जैसे ही दो घटनाएं साइमुलटेनियस हो गई, दोनों अगर एक साथ घटना घट रही है, तो यहाँ पर घटनाओं को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कुछ कुल इस मिला के आज की जो प्रोबेबिलिटी थी, वो प्रोबेबिलिटी का ये हमने निचोड़ आपको बता दिया है। आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।